रेहान की बातें और उसके चोट लगे पर रेहान मजबूती से हाथ रखा था तो दर्द के कारण उसके आंखों में आंसू आने लगता है। शान के आंखों में आंसू देख रेहान का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने हाथ को उसके हाथ से हटा देता है। तभी रेहान का नज़र उसके चोट पर जाता है। वही शान अपने आंसू से भरे नज़र से उसे देखता है और वहां से भागने लगता है। तभी गुस्से में रेहान अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल कहता है, मैं यहाँ देखने आया था कि ये ठीक है कि नहीं, पर मैं फिर इसे दर्द पहुंचा दिया। आखिर क्यों करता हूँ मैं ऐसा? अपने आप में इतना कहने के बाद वो दीवार पर अपने मुक्के को चलाता है, जिस कारण उसकी मुट्ठी में चोट लग जाता है। कुछ वक्त बाद सभी डाइनिंग हॉल में आ चुके थे। तभी रेहान को देख अमर जी कहते हैं, रेहान तुम यहाँ, वो भी नाश्ते के वक्त क्यों आए हो? इस सवाल पर रेहान कोल्ड आवाज में कहता है, आपके लिए। इतना कहने के बाद वो खाने लगता है। तभी शान को रेहान के मुट्ठी में चोट दिखता है तो वो रेहान की तरफ बस देखने लगता है। वहीं रेहान की भी नज़रें शान से टकरा जाती है और उसके आंखों में अपने हाथ में लगे चोट का दर्द देख रेहान अपने मन में ही कहता है, मैं तुम्हें हर दिन इतना दर्द देता हूँ, फिर तुम्हें मेरे चोट को देखकर इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? अपने मन में ये कहने के बाद वो अपनी नज़रों को झुका अपना खाना खाने लगता है। कुछ ही वक्त में सभी का खाना खत्म हो जाता है। तभी शान कहता है, नाना जी। शान के आवाज को सुन रेहान जो अपने चेयर से उठने वाला था वो वापस बैठ जाता है। वही बाकी के लोग भी नहीं उठते हैं। तभी अमर जी कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। अमर की ये बातों को सुन शान अपने शब्द को पूरा करता है, नाना जी अब तो रेहान वापस आ गए हैं तो मैं सोच रहा था अब मैं दिल्ली चला जाऊं, वैसे भी दादू को मेरा जरूरत है। ये सुन अमर जी कुछ कहते इससे पहले ही रेहान कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? रेहान की बातों से ही सभी को पता चल रहा था वो शान को जाने नहीं देना चाहता है। वही शान तो यही देखना चाहता था उसके जाने का। बात सुन रेहान को कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं, वो रेहान की तरफ देख कहता है, क्यों नहीं जा सकता हूँ? शान के सवाल पर रेहान कुछ सेकंड सोचता है फिर कहता है, क्योंकि तुम मेरे कंपनी में क्या क्या किए हो मैं जब तक जान नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते हो, और तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे कभी भी तुमसे काम पड़ सकता है। रेहान पॉइंट वाली बातें बोल उसे अपने साथ रखने का बात करता है तो शान मासूमियत से कहता है, मैं यहाँ रहने के लिए रेडी हूँ, पर मैं आपके साथ क्यों रहूँ? कंपनी टाइम 9 बजे ओवर हो जाता है, उसके बाद मैं आपके साथ क्यों रुकूँ? शान के ऐसे सवाल को सुन रेहान का पारा गर्म हो रहा था। वो खड़ा हो अपने कठोर आवाज में कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर शक है कि तुम मेरे कंपनी में गड़बड़ी किए हो, और अगर मैं उसे पकड़ लिया और तुम भाग गए तो। रेहान के चाइल्डिश बहाने को सुन सभी को हंसी आ रहा था, पर सभी अपने हंसी को दबाने का कोशिश कर रहे थे। वही शान खड़ा हो कहता है, ओह ऐसी बात है तो ठीक है, अब कंपनी चले। इस बात पर रेहान अपने मन में कहता है, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, इसे तो मैं अपने साथ रखकर बताऊंगा मुझे ऑर्डर देने का सजा क्या हो सकता है। अपने मन में इतना कहने के बाद रेहान कहता है, हाँ चलते हैं। इतना कह वो और शान फिर जाने लगते हैं। फिर अगस्त्य कहता है, मैं भी चलता हूँ दादाजी। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तभी सोनाली कहती है, रुको रुको अभी रुको। इतना कहने के बाद वो भागते हुए जाती है और लंच ले उसके पास भागते हुए आ उसकी तरफ लंच बढ़ा देती है तो अगस्त्य उस लंच को ले जाने लगता है। अगस्त्य के जाने के बाद अमर जी सोनाली से कहते हैं, तुम्हारे आने से अगस्त्य बहुत बदल गया है, साथ ही इस घर में रौनक भी आ गया था, पर रेहान के जाने से वो रौनक चला गया, पर बच्चे के आने से बच्चे के रौनक के साथ साथ रेहान भी वापस आ गया। अब हमें देरी नहीं करना चाहिए और बच्चे का नामकरण कर देना चाहिए। ये सुन सोनाली कहती है, दादाजी कौन सा अभी बेबी को स्कूल भेजना है, एक बार रेहान जी ठीक हो जाएंगे तब हम पूरे परिवार एक साथ बिना मतभेद के साथ बच्चे का नाम रखेंगे। ये सुन अमर जी सोनाली के पास जा उसके सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था इतनी प्यारी और समझदार बहू इस घर में आएंगी। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वही सोनाली के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ लावण्य अपने रूम में बेड पर बैठी थी और अपने लैपटॉप में अपने और अगस्त्य का पुराना तस्वीर देखते हुए कहती है, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो उस गवार के लिए? तुम्हारा टेस्ट ये नहीं था, ये मैं तुम्हें रियलाइज करवा कर रहूंगी अगस्त्य, और तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अपना वापस बनाकर रहूंगी। अपने बातों को कहने के बाद लावण्य अगस्त्य के तस्वीर को जूम कर उसके होंठों को स्क्रीन पर किस करने लगती है। वही दूसरी तरफ कार में रेहान और शान जो एक ही कार में थे और कार में बहुत शांति छाया हुआ था। तभी शान का फोन बजता है तो वो अपने फोन को निकाल कार्तिक का नाम देखता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही किसी के कॉल आने पर शान के होंठों पर मुस्कान देख रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में ही अपने मन में कहता है, जरूर उस लंगूर का ही कॉल आया होगा। वो अपने मन में ये कह रहा था। वही शान कॉल उठा कहता है, हाँ कार्तिक बोलो। ये सुन रेहान अपने मन में ही कहता है, मेरा शक सही था, उसी लंगूर ने कॉल किया है।
आखिर वो शान से इतना चिपकते क्यों रहता है? खुद में ये सवाल आने के बाद जब इसके दिमाग में जवाब दौड़ता है तो वो चिल्ला पड़ता है, नहीं। उसके ऐसे चिल्लाने से शान उसकी तरफ देखता है। वही कॉल पर बात कर रहा कार्तिक कहता है, तुम्हारे रेहान को दौरा क्यों पड़ते रहता है? इस बात का जवाब शान रेहान के सामने तो कुछ भी नहीं दे सकता था। वही रेहान शान को अपने तरफ देखता पाता है तो उसके हाथ से फोन ले कहता है, तुम एक तरह से मेरे एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय कभी बॉस के सामने कॉल पर बात नहीं करते हैं। इतना कहने के बाद रेहान कॉल कट कर देता है। वही शान उसे गुस्से में घूर अपने फोन को उसके हाथ से छीन कहता है, मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, आप मुझे पैसे पे नहीं कर रहे हैं और ना ही मैं अब आपके कंपनी का कोई पैसा अपने पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। शान की बातों को सुन रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें पैसे पे नहीं करूँगा? जब तक इस कंपनी में आओगे मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा, सो तुम मेरे एम्प्लॉय हो। रेहान के ऐसा करने और बोलने की वजह से शान अपने हाथ को उससे छुड़ा कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद उससे दूरी बना शान खिड़की से बाहर देखने लगता है। वही रेहान गुस्से में एक बार फिर उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ खींचने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया ही था कि तभी शान कहता है, आपके नाना जी मेरे दादू के बेस्ट फ्रेंड है, अगर मेरे साथ कुछ भी हरकत किए तो मैं नाना जी को बता दूंगा आपके हरकतों के बारे में। ये सुन रेहान उसे गुस्से में घूरा फिर अपने मन में कहता है, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है, पर बच्चों में भी रेहान सिंह ओब्रॉय हूँ, अब देखो मैं तुम्हारे लाइफ को हेल कैसे बनाता हूँ। रेहान अपने मन में ये सब कह रहा था। वही शान आराम से बैठा रेहान के करीब नहीं पर साथ होने का खुशी मना रहा था। वही दूसरी तरफ कार्तिक गुस्से में अपने फोन को देखते हुए कहता है, रेहान एक टाइम था जब मैं तुम्हें अपना रोल मॉडल मानता था, पर आज तुम मेरे लव राइवल हो, अगर तुम वापस नहीं आते तो शान मेरा होता। इतना कहने के बाद वो गुस्से में खड़ा हो कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। अगस्त्य कंपनी पहुंच गया था। वही अंश अगस्त्य के केबिन के बाहर ही खड़ा था। तभी अगस्त्य भी अपने केबिन के पास पहुंचता है और अंश को देखता है तो उसके कंधे पर हाथ रखता है। अगस्त्य के अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखने से अंश घबरा कर अगस्त्य की तरफ देखता है। तभी अगस्त्य कहता है, तुम मुझसे अब भी इतना क्यों डरते हो? मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। ये सुन अंश कहता है, ऐसा नहीं है सर। इससे आगे वो कुछ कहता है इससे पहले ही अगस्त्य कहता है, जीजू यहाँ काम करने वालों हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे सर बोलो, समझ आया? और हाँ, बाकी तुम्हें करना क्या है ये तो तुम्हें पता ही है, पर मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ और वो तुम्हें तुम्हारा केबिन भी दिखा देगा। इतना कहने के बाद अगस्त्य अपने हाथ को नीचे करता है। तभी अंश कहता है, जीजू मुझे ये पोस्ट आप इसलिए तो नहीं दे रहे हो ना क्योंकि मैं आपका ब्रदर इन लॉ हूँ। अंश के बातों को सुन अगस्त्य कहता है, मैं काम में कभी रिलेशन नहीं जोड़ता हूँ अंश, ये पोजीशन शायद तब से तुम्हारे लिए है जब मैं तुम्हारी बहन से मिला भी नहीं था। ये सुन अंश को राहत मिलता है। तभी असिस्टेंट वहां आ जाता है और अगस्त्य अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है अंश को उसका केबिन दिखाने का और साथ ही उसे उसका काम भी बताने का। तो असिस्टेंट ऑर्डर सुनने के बाद ऐसा ही करता है। अगस्त्य का असिस्टेंट उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जैसे ही वो अपने केबिन के अंदर असिस्टेंट के साथ आता है और अपने केबिन को देख उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और पूरे केबिन को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरा केबिन है। वो अपने आप में ये कह रहा था। तभी अगस्त्य का असिस्टेंट कहता है, सर जिस प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू करना है मैं उसकी फाइल को अभी आपके केबिन में भेजवाता हूँ। ये सुन अंश ओके कहता है और कहता है, मुझे नाम से बुलाओ आप। ये सुन वो उसे देखता है और कहता है, पर सर आप। इससे आगे वो कुछ कहता कि अंश कहता है, प्लीज प्लीज सुन। वो कह पड़ता है, ओके अंश, फिर निकल जाता है। वही दूसरी तरफ रेहान शान के साथ केबिन में होता है, पर शान रेहान को इग्नोर कर अपने फोन में लगा होता है। तभी रेहान अपने मन में कहता है, कल ही अच्छा था, ये मुझे देख तो रहा था, पर आज मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं इसके सामने हूं ही नहीं। वही शान अपने फोन में कार्तिक को मैसेज कर रेहान के हरकत के लिए माफी मांग रहा था। तभी कार्तिक का मैसेज आता है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है शान, जिसकी गलती है वो तो सॉरी बोलेगा नहीं, फिर तुम क्यों सॉरी फील कर रहे हो? वो ये मैसेज पर कोई रिप्लाई करता कि तभी रेहान वहां आ झुक वो मैसेज पर आग बबूला हो रहा था। वही शान को ध्यान नहीं था तो बस लगा हुआ था मैसेज करने में। तभी रेहान अपने कोल्ड आवाज में कहता है, लड़के होकर भी लड़कों को अट्रैक्ट करना तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इतना कहने के बाद उसके हाथ से फोन ले उसके मैसेज में इसके तरफ से हॉट का साइन और उसके तरफ से फिर स्माइली वाला हॉट इमोजी देख गुस्से में उसके फोन को टेबल पर पटक कर रखता है। तो शान उसे घूर कर देख कहता है, मैं लड़कों को अट्रैक्ट करूं या लड़कियों को, इससे आपको क्या जाता है? और ये मेरा फोन है जो बार बार आप मुझसे ले लेते हैं। शान के बातों को सुन रेहान उसके बेहद करीब जा उसके चेयर के दोनों साइड के हैंडल को पकड़ उसके आंखों में देख कहता है,
इस कंपनी के अंदर जो भी है वो मेरा है और आज तुम मुझे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हो। ये सुन शान उसे अपने बड़े बड़े आंखों से घूर कर देखने लगता है। वहीं रेहान अपने होंठों पर शैतानी मुस्कान ला अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा सेडिक्टिवली फेरने लगता है तो शान का चेहरा लाल हो जाता है और फिर वो झट से अपने हाथ को रेहान के हाथ में रख हटाने का कोशिश करता है, पर रेहान को खुद से दूर कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वही रेहान शान के चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे छूने से ही तुम ब्लश करने लगोगे। इतना कह रेहान का नज़र उसके पिंक होंठों पर जाता है और वो शान के होंठों के करीब जाने लगता है। वही शान की आंखें बंद हो जाती है। तभी ऋतिक का बिना नॉक किए केबिन का दरवाजा खोल देता है और सामने का नज़ारा देख कहता है, ये क्या चल रहा है। ऋतिक के आवाज को सुन रेहान जो उसके होंठों को किस करने ही वाला होता है वो पीछे हो कहता है, बस किसी को समझा रहा था ये कंपनी और कंपनी के अंदर जो भी है उस पर सिर्फ मेरा हक है। ये सुन शान जो ऋतिक के आ जाने से और शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था वो खड़ा हो अपना फोन टेबल से उठा बाहर जाने लगता है। वही रेहान को ऋतिक से काम था इसलिए वो शान को रोकता नहीं है। शान के केबिन से चले जाने के बाद रेहान अपने जगह पर जा बैठ जाता है। वही ऋतिक भी। फिर ऋतिक कहता है, क्या तुझे धीर में इंटरेस्ट आने लगा है। ये सुन रेहान अपने आंखों को रोल कर कहता है, बिल्कुल नहीं, बस रेहान को कोई चैलेंज करे वो रेहान को पसंद नहीं है। ये सुन अफसोस से ऋतिक अपने सिर को हिला अपने मन में कहता है, ना जाने कब रेहान का ये ईगो खत्म होगा। एक बार ये ईगो खत्म हो जाता तो याद ना होने पर भी इसे रियलाइज होता कि वो शान से प्यार करता है, पर उसका ईगो उसे ये मानने नहीं देगा। तो ऋतिक इस बारे में अधिक अभी कोई बात ना कर काम की बात करता है। क्या हुआ, कुछ काम था क्या। इस सवाल पर रेहान कल रात जो हुआ था उसके बारे में बताने लगता है। सारे बात को जानने के बाद ऋतिक कहता है, रेहान श्लोक तो जिंदा नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है। इस बात पर रेहान सवाल करता है, आखिर इस टाइम हुआ क्या था और ये श्लोक तो वही है ना जो हमारा अपोनेंट था। ये सुन ऋतिक कहता है, हाँ, उसने ही तुम्हारा जान लेने का कोशिश किया था और उसके साथ गोवा का माफिया भी मिला हुआ था, वो दोनों तो मारे गए हैं। ये सुन रेहान टेबल पर रखे डाइस को घुमाने लगता है और कहता है, ऋतिक उस टाइम हुआ क्या क्या था, क्योंकि मुझ पर हमला करना इतना आसान नहीं है। कबीर भी हर वक्त मेरे साथ ही होता है और मुझे पूरा भरोसा है कबीर पर, वो अपनी जान को जोखिम में डाल लेगा पर मुझे कुछ नहीं होने देगा। ये सुन ऋतिक कहता है, कबीर तुम्हारे साथ नहीं था। ये जान रेहान उसे हैरानी से देखता है, कबीर उसके साथ हर वक्त होता है। वही ऋतिक कहता है, ये सब हटाओ, हमें बस उस कॉल वाले इंसान का पता लगाना चाहिए। ये सुन रेहान हाँ कहता है, फिर कहता है, ऋतिक एक बात पूछूं। ये कहते वक्त रेहान के टोन में बहुत से भाव थे। तभी ऋतिक कहता है, हाँ पूछो। ग्रेट रेहान सिंह ओब्रॉय को मुझसे पूछने के लिए ये इजाजत क्यों लेना पड़ रहा है। ऋतिक के नौटंकी को सुन रेहान उसे घूर कर देखता है तो ऋतिक सिल्ली सा मुस्कान दे देता है। तभी रेहान कहता है, क्या मेरे लाइफ में कोई लड़की थी। इस सवाल पर ऋतिक उसे देखने लगता है। वही रेहान भी। उसके रिएक्शन को देख रेहान बात को पलटने वाला था, पर तभी ऋतिक सवाल करता है, तुम ये पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, और अगर ऐसा लगता है तो क्यों। ऋतिक के सवाल पर रेहान उसे देखता है। फिर उसे पता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर रेहान उसे नहीं बोल सकता है। उसे लड़की दिखती है तो वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो नानू की वजह से मैं शादी करना चाहता था और अगस्त्य शादी कर लिया और मैं नहीं किया, इसलिए बस पूछा। ये सुन ऋतिक कहता है, ओह ये बात है, तुझे कोई मिलेगी तब ना तू शादी करेगा, और तू तो अगस्त्य को जानता है, वो वोमेनाइजर नहीं है, तो उसके लिए लड़की मिलना आसान थी। ये सुन रेहान उसे घूर कर देख कहता है, मुझे एक ऐसा इंसान ताना दे सारा है जो अपने सेक्रेटरी को हर महीने बदलता है, वो भी। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही ऋतिक कहता है, रेहान मैं बहुत बदल गया हूँ और अब मैं वोमेनाइजर बिल्कुल नहीं रहा हूँ। ये सुन रेहान शॉक्ड था। वो उसे हैरानी से देख कहता है, क्या ये सच है, पर ऐसा कैसे हो गया, क्या तुझे कोई मिल गई है। इस सवाल पर ऋतिक रेहान की तरफ देखता है और उसे ये नहीं बता सकता है, नहीं तो उसे मिलवाना होगा, और अगर ऋतिक अंश से मिलवाता है तो रेहान का जो कंडीशन है उसमें उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए ऋतिक बस इतना कह देता है, मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ पर अभी तक हम दोनों रिलेशन में नहीं है। ये सुन रेहान कहता है, क्यों, वो तुझे रिजेक्ट कर दी है क्या। इतना कह रेहान हंसने लगता है। तभी ऋतिक कहता है, नहीं, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये सुन रेहान सवाल करता है, फिर क्या रीजन है। इस सवाल पर ऋतिक कहता है, वो बहुत नॉर्मल लड़की है, इसलिए उसे प्रपोज करना मुश्किल है, और वो उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसे और फेम से प्यार करे। वो इतना कह अंश का तारीफ उसे लड़की बताकर करने लगता है,
पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है और आज कर भी रही है, बस उसे अपनों के खुशी से मतलब है और उसके लिए उसका सब कुछ उसकी इकलौती बहन है। सच कहूँ तो मुझे इससे बहुत जलन होता है क्योंकि मुझे पता है उसके दिल पर अगर मेरा नाम भी है तो वो दूसरे नंबर पर है। ऋतिक जब उसका तारीफ कर रहा था तब रेहान को वही लंबे बाल वाली लड़की जिसका चेहरा उसे नजर नहीं आ रहा था वो चलने लगती है और तभी रेहान चिल्लाकर कहता है स्टॉप। तो ऋतिक शांत हो उसे हैरानी से देखता है, तभी रेहान अपने सिर पर हाथ रख कहता है मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, कॉल ध्रुव। अचानक से रेहान को क्या हुआ ये सोच ऋतिक हैरान था और जल्दी से वो ध्रुव को कॉल भी कर देता है। कुछ वक्त के बाद ध्रुव कंपनी पहुंच जाता है और अपने कार से बाहर निकलता है तो उसे शान बाहर मिलता है। तभी ध्रुव को देख शान सवाल करता है आप यहाँ। इस सवाल पर ध्रुव कहता है हाँ रेहान का सिर बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन शान भी ध्रुव के साथ जाने लगता है। कुछ ही वक्त में रेहान के केबिन पहुंच दोनों केबिन के अंदर जाते हैं। तभी रेहान अपने सिर को पकड़े शान की तरफ देखता है और उसे अपना दिमाग शांत महसूस होने लगता है। तभी ध्रुव उसके पास जा कहता है रेहान। पर रेहान का ध्यान परेशान शान पर था और वो अपने हाथ को नीचे कर अपने कोल्ड आवाज में कहता है ऋतिक ध्रुव दोनों केबिन से बाहर जाओ। ये सुन दोनों हैरान रहते हैं और कुछ कहते कि तभी रेहान कहता है गेट आउट। रेहान को समझना और उसके गुस्से को झेलना दोनों ही मुश्किल था। दोनों रेहान के गुस्से को और झेल नहीं सकते थे इसलिए जल्दी से खड़े हो जाने लगते हैं। वही शान भी जाने को होता है तभी रेहान चिल्लाकर कहता है तुम्हें जाने नहीं बोला हूँ लिटिल बियर। ये सुन शान रुक ऋतिक और ध्रुव को देखता है तो दोनों सिंपैथी से उसे देख केबिन से बाहर निकल जाते हैं। तो रेहान अपने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। उस वक्त शान को लग रहा था वो यहाँ से भाग जाए पर उसे सिर दर्द हो रहा है ये सोचकर वो उसके पास चला जाता है, पर उसके चेहरे पर घबराहट छाया हुआ था। वही रेहान अपने सामने घबराए शान को खड़ा देख उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच कहता है कौन हो तुम। इस सवाल पर शान उसकी तरफ मुड़ उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी उसके बाजू को कसके पकड़ रेहान चिल्लाकर कहता है कौन हो तुम। फिर से चिल्लाकर वो वही सवाल करता है तो उसके चिल्लाने से शान घबरा जाता है और वो गहरी सांसें लेने लगता है। उसे डरता देख रेहान का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और वो अपने गोद से धकेल देता है तो शान को अपने हाथ में और घुटने पर चोट लग जाता है। वही रेहान ऐसा करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाता है पर फिर पीछे कर लेता है। तभी शान उठने का कोशिश कर आंसू से भरे आंखों से रेहान की तरफ देख कहता है क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो रोते हुए जाने लगता है। वही दोनों केबिन के बाहर खड़ा था। जब शान रोते हुए केबिन से बाहर गया तो उसे रोते हुए जाता देख ऋतिक और ध्रुव दोनों उसके पीछे जाने लगे। तभी ऋतिक कहता है ध्रुव मैं शान को देखता हूँ, तुम रेहान के पास जाओ और उसे चेक करो। ये सुन ध्रुव ऋतिक के बात को सुनता है, फिर रेहान के केबिन जाता है और देखता है रेहान के टेबल का सत्यानाश हुआ पड़ा है। तो ध्रुव उसके पास जा सवाल करता है हुआ क्या है तुझे रेहान। तभी रेहान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मेमोरी अभी तक हर चीज़ रिकवर नहीं किया है ध्रुव, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तुम अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरे लिए अपॉइंटमेंट लो। ये सुन ध्रुव कहता है ओके रेहान, तुम्हारा सिर दर्द ठीक है। ये सुन रेहान हाँ कहता है तो ध्रुव कहता है ये लो मैं कुछ दवा लाया हूँ इसे ले लेना, अब मैं चलता हूँ। ये सुन रेहान ओके कहता है तो ध्रुव जाने लगता है। वही रेहान अपने आप में कहता है मैं उसे चोट क्यों पहुँचा रहा हूँ। ये सवाल रेहान को बहुत परेशान कर रहा था। वो परेशान हो सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट के कस लेने लगता है। वही ध्रुव एलिवेटर के पास आता है तो देखता है ऋतिक है तो वो शान के बारे में सवाल करता है वो कहाँ है, ठीक तो है ना। इस सवाल पर ऋतिक कहता है वो ठीक तो नहीं है पर उसने कहा कि वो अकेला रहना चाहता है, पर मुझे पता है उसे अभी किसी का जरूरत है। तभी ध्रुव कहता है सोनाली, वो उसे अच्छे से समझती है और सोनाली उसकी बेस्ट फ्रेंड है, साथ ही शान उससे बात कर हमेशा अच्छा महसूस करता है। ये सुन ऋतिक कहता है पर ध्रुव सोनाली का अभी अभी बेबी हुआ है, उसका बच्चे को छोड़ या उसे ले इधर उधर जाना सही नहीं होगा। इस बात पर ध्रुव भी एग्री करता है। फिर ध्रुव कहता है तू जा रेहान से बात कर ले और हुआ क्या वो भी पूछ कर देख, मेरा तो रेहान के सामने मुंह तक नहीं खुलता पर तू उससे बात कर लेगा। ये सुन ऋतिक कहता है हाँ ठीक है। इतना बोल वो जाने को था तभी ध्रुव कहता है और एक बात। ये सुन ऋतिक रुक पीछे मुड़ ध्रुव की तरफ देखता है तो ध्रुव कहता है वो चाहता है वो न्यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करे। ये सुन ऋतिक कहता है ये तो अच्छा है, हमें उसे इस बात के लिए मनाना नहीं पड़ा, नहीं तो उसके गुस्से को जानते ही हो तुम। ये सुन ध्रुव कहता है हाँ। फिर ध्रुव ऋतिक को रेहान के पास जाने का बोल खुद भी जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद ऋतिक रेहान से बात करने का और जानने का कोशिश कर रहा था आखिर वो शान के साथ इस बार क्या किया है।
वही शान पार्क में बैग छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। तभी उसके बगल में कार्तिक आ बैग उसकी तरफ अपने हैंकी को बढ़ाता है तो शान मुड़ देखता है कौन है। अपने बगल में बैठे कार्तिक को देख शान हैरानी से सवाल करता है, तुम यहाँ कैसे? इस सवाल पर कार्तिक उसके सिर पर अपने हाथ को रख कहता है, तुम दर्द में हो और मुझे ना पता चले, ऐसा हो सकता है क्या? अब अपने आंसू पोंछो और मेरे साथ चलो। ये सुन उसके हाथ से रुमाल ले अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए शान सवाल करता है, कहाँ जाना है? इस सवाल पर कार्तिक उसके छोटे से नाक पर अपने उंगली से टैप करते हुए कहता है, तुम्हारे लाल हुए नाक को नॉर्मल करने का जगह। ये सुन शान अपने बड़े बड़े आंखों से कार्तिक को देखता है तो कार्तिक खड़ा हो शान के हाथ को पकड़ कहता है, अब चलो भी। इतना कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कार के पास आ उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है और उसकी तरफ अपने आंखों से इशारा करता है तो वो जा अंदर बैठ जाता है। फिर कार्तिक कार का दरवाजा बंद कर खुद दूसरे साइड जा कार का दरवाजा खोल कार से अंदर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त बाद कार्तिक शान को फूलों से भरे बगीचे के पास ले आता है और फूल देखते ही शान के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो शान के प्यारे मुस्कान को देख अपने मन में कहता है, मुझे पता है शान तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है, खासकर जो फ्लावर जिंदा हो, क्योंकि तुम फूल के टूटने पर उनके दर्द को भी महसूस करते हो और ये फ्लावर का बगीचा बस मैं तुम्हें याद कर बनवाया था। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहता है, कार से उतरना है या अंदर ही बैठकर देखना है? ये सुन शान मुस्कुराते हुए उसे देखता है फिर कार से बाहर निकल जाता है। उसके साथ ही कार्तिक भी कार से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों बगीचा घूमने लगते हैं। बगीचे में फूलों के साथ साथ ढेर सारे फल भी लगे थे और वहाँ कुछ लोग काम में लगे थे जिनके साथ शान का बात होने लगा और वो ताजे फल को पेड़ से तोड़ खाने का भी आनंद लेने ही वाला था। पर तभी कार्तिक उसके हाथ को पकड़ कहता है, खाने से पहले उसे धो लो। ये सुन शान सिल्ली सा मुस्कान दे कहता है, ये इतना टेस्टी दिख रहा था कि मैं धोना ही भूल गया। इतना क्या वो अपने हाथ को पीछे करना चाहा था पर कार्तिक उसके हाथ को पकड़े उससे खोसा गया था। तभी शान कहता है, कार्तिक। शान के आवाज को सुन अपने होश में आ कार्तिक उसके हाथ को छोड़ कहता है, ओके धोकर खा लो, मैं एक कॉल कर आता हूँ। इतना क्या वो जाने लगता है और जाते हुए ही अपने मन में कहता है, मैं जितने वक्त तक शान तुम्हारे करीब रहूंगा तुम्हारे तरफ अपने आप को बढ़ने से रोक नहीं पाऊंगा। वो इतना कहते हुए साइड में चला जाता है और कॉल न कर सिगरेट जला पी रहा होता है। कॉल तो बस बहाना था, वो शान के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था इसलिए साइड में आ गया। वही दूसरी तरफ रेहान अपने ख्यालों में आ रही लड़की के बारे में सोचते हुए खुद में कहता है, क्या सच में मेरे अतीत में कोई इतनी इम्पोर्टेंट लड़की थी जिसका याद मुझे आ रहा है? पर जब वो लड़का धीर मेरे पास होता है तो मैं उस लड़की को भूल जाता हूँ। आखिर दोनों से मेरा कनेक्शन क्या है? अपने आप में इतना कह अपने सिर पर हाथ रख खुद में कहता है, आई थिंक मैं फिजिकली फ्रस्ट्रेट हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे किसी लड़की के साथ अपने नीज को पूरा करना चाहिए ताकि उस लड़की का ख्याल आना बंद हो जाए और धीर से मुझे कुछ फर्क ना पड़े। खुद में इतना कहने के बाद वो कबीर को कॉल करता है तो कबीर झट से कॉल उठा कहता है, यस बॉस। तभी रेहान अपने कोल्ड आवाज में कहता है, रूम बुक करो और जो मुझे सेटिस्फाई कर सके पूरी रात उसे अपॉइंट करो। ये सुन कबीर झट से कहता है, पर सर। इतना क्या वो रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोल रेहान को ऐसा कुछ करने से रोके। आखिर में कबीर कुछ न कह ओके सर बोल देता है तो रेहान कॉल कट कर देता है। फिर कबीर रूम बुक करते हुए सोचने लगता है वो ऐसा क्या करे जिससे रेहान खुद उसे मना कर दे। पहले तो वो सोचता है शान को कॉल करे पर ये बात सुन शान का दिल टूट जाएगा। ये सोच वो ऋतिक को कॉल करता है क्योंकि ऋतिक ऐसे सिचुएशन से निकालने माहिर तो था पर रेहान के केस में दोनों चांसेस ले कर चलना पड़ता था। अपने मिशन में वो सक्सेसफुल होंगी या फिर फेल। कबीर ऋतिक को कॉल कर देता है तो ऋतिक जो अभी भी कार में था वो अपने फोन को निकाल स्क्रीन पर कबीर का नाम देख कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ बोलो कबीर। ऋतिक के आवाज को सुन कबीर परेशान होते हुए जल्दी जल्दी कहने लगता है, थैंक यू सर आपने कॉल उठा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता और शान तो टूट जाता। आप ही वो जो बचा सकते हो। कबीर काम का बात बोल सब कुछ बोले जा रहा था तभी रेहान कहता है, रिलैक्स कबीर, पहले खुद को शांत करो फिर मुझे बताओ हुआ क्या है। ये सुन कबीर अपने आप को रिलैक्स कर सब कुछ बताने लगता है। सब जानने के बाद ऋतिक अपने मन में कहता है, अभी मैं पहले वाला ऋतिक होता तो रेहान के इस बात पर उसके साथ रहता। कितना अजीब है, प्यार होने के बाद कितना भी कोई बिगड़ा क्यों ना हो वो सुधर ही जाता है। अपने मन में कहने के बाद वो कबीर से कहता है, एक काम करो कार का टायर पंचर कर दो और अगर वो दूसरा कार बुलाए इससे पहले सारे ड्राइवर का छुट्टी कर दो, बाकी आगे कार किससे भेजवाना है तुम्हें पता ही है। ये सुन कबीर कहता है, पर सर शान तो रोते हुए गया था, क्या वो आएगा? कबीर के इस सवाल पर शान कहता है,
चाहे रेहान की वजह से शान को कितना भी तकलीफ मिल रहा हो, पर शान उससे प्यार करना नहीं छोड़ेगा और उसे किसी के साथ बटने तो अब वो नहीं देगा। और हाँ, एक लड़की हायर करो ताकि शान उसे उस जगह पर ले जाए, तो उसे लड़की मिलनी चाहिए। ये सुन कबीर कहता है, ये तो बुरा है, ऐसे में शान को तकलीफ होगा उसके सामने ही अगर बॉस किसी लड़की के साथ होटल रूम के अंदर जाएंगे तो। ये सुन ऋतिक कहता है, ओहो कबीर, तुम रेहान के लिए कब से काम कर रहे हो? इस सवाल पर कबीर कहता है, 16 साल से। उसके जवाब को सुन ऋतिक कहता है, तो तुम्हें पता होगा उसे कैसी लड़कियां पसंद नहीं है। वो पहले से ही गुस्सा में रहेगा और उस टाइप की लड़की जो उसे पसंद नहीं है वो सामने आ गई तो रेहान उसे छूना दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सुन कबीर थोड़ा हकलाते हुए कहता है, ये तो ठीक कहा सर आपने, पर आपको नहीं लगता है बॉस मेरा भरी जवानी में जान ले लेंगे? अब तक तो मैं शादी भी नहीं किया हूँ। ये सुन ऋतिक कहता है, ओह कबीर, अगले दिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा, तब तो वो तुम्हें माफ कर ही देगा। ये सुन कबीर के चेहरे पर घबराहट छा जाता है और वो झट से कहता है, वो हॉस्पिटल में, पर क्यों और क्या करेंगे आप? उसके सवाल पर ऋतिक हंसते हुए कहता है, ओह कबीर, मैं रेहान नहीं हूं जो तुम्हारे साथ बुरा करूं, बस एक्सीडेंट का नाटक करना। हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैं बात कर लूंगा, ऐसे में तुम्हारा जान तो बच ही जाएगा। ये तो ऋतिक ने सही कहा था। वो ओके सर कहता है। फिर ऋतिक कॉल कट कर शान को कॉल करता है जो अभी भी कार्तिक के साथ था और कोई रेस्टोरेंट दोनों साथ जाने वाले थे, पर तभी उसे ऋतिक का कॉल आता है तो शान झट से कॉल उठा कहता है, हाँ ऋतिक भैया। ऋतिक के नाम को सुनकर भी कार्तिक का मूड ऑफ हो गया था और वो सुनने का कोशिश करने लगता है आखिर ऋतिक बोल क्या रहा है। वही ऋतिक शान को जब सारी बातें बताता है तो शान को पहले गुस्सा आता है, फिर कहता है, बाद में रेहान से मैं चुन चुन कर हर एक चीज का बदला लूंगा। ये सुन ऋतिक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और कहता है, ओके शान, पर अभी अपने प्यार को अपना बनाए रखने के लिए मेहनत करो। ये सुन शान हाँ कहता है। फिर कॉल कट करने के बाद कार्तिक से कहता है, कार्तिक मुझे अभी अग्निहोत्री मेंशन छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। ये सुन कार्तिक करना तो चाहता नहीं था, पर उसे रोकने का कोई रीजन नहीं था उसके पास। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर ही कहता है, ओके शान। फिर कार अग्निहोत्री मेंशन की तरफ मोड़ देता है। कुछ ही वक्त के बाद कार मेंशन के पास आ जाता है तो शान कार्तिक को बाय बोल उसके कार से बाहर निकल जाता है। वही रेहान अपने केबिन से बाहर निकल आता है तो कार का टायर पंचर देखता है तो कबीर से कहता है, किसी को कार लेकर आने बोलो। इतना कहने के बाद अपने खराब कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही प्लान के अकॉर्डिंग वो सारे ड्राइवर को कॉल करता है और सबका प्रॉब्लम सुन कबीर रेहान से कहता है, बॉस 2 ड्राइवर को मैं कल ही छुट्टी दे दिया था क्योंकि उन्हें अपने विलेज जाना था और 2 के फैमिली में कोई बीमार है और 5वां का खुद तबीयत खराब है और मैं अगर मेंशन ऑटो से गया और आया तो बहुत लेट हो जाएगा। ये सब सुन रेहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कबीर कहता है, मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ, पर वो आएगा, ठीक करेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे हम धीर को बुला सकते हैं, वो आपको छोड़ देगा। उसके बातों को सुन और आखिर में वो धीर का नाम लेता है तो रेहान कबीर को अपने खा जाने वाले नज़र से देखता है और उसका ये नज़र बहुत खौफनाक था और वो झट से कहता है, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। इतना कह वो अपने तेज कदमों के साथ जाने लगता है। कुछ वक्त बाद कबीर मैकेनिक के पास तो आ गया, पर वो मैकेनिक के पास जा बस बैठा था। वही मैकेनिक को समझ नहीं आ रहा था आखिर कबीर को चाहिए क्या, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करता है, सर आपको क्या चाहिए? इस सवाल पर वो परेशानी से भरे स्वर में कहता है, मेरा याददाश्त। ये सुन मैकेनिक उसे अपने अजीब नज़रों से देखता है। तभी कबीर को भी समझ आता है वो क्या बोल दिया है, तो वो उसके तरफ देख कहता है, मेरा मतलब है मेरा दिमाग खराब है, मतलब मैं परेशान हूँ जिस कारण बहुत बातें भूल रहा हूँ। अब कबीर से मैकेनिक को थोड़ा डर लगने लगता है, ये सोचकर कि वो पागल तो नहीं है। वही दूसरी तरफ शान रेहान की कंपनी पहुँच जाता है। फिर शान रेहान की कार के जस्ट सामने अपने कार को रोक अपने कार के विंडो को नीचे करता है तो रेहान जो कार का डोर खोल कबीर के आने का वेट कर रहा था वो शान की तरफ देख अपने आईब्रो को उचकाते हुए शान की तरफ देख कहता है, ये मेरा प्राइवेट कार पार्किंग है, तुम कैसे अपनी कार को पार्क कर सकते हो, और मेरा कंपनी कोई पार्क नहीं है जो जब मन करे आ जाओ और जब मन करे चले जाओ। ये सुन शान कहता है, जब आप नहीं थी तब मैं अपने कार को यहाँ पार्क करता था। इतना कहने के बाद वो अपने कार से बाहर निकल जाता है और जाने को होता है तभी रेहान उसके पास जल्दी से जा उसके हाथ को पकड़ अपने तरफ मोड़ अपने करीब खींच लेता है और उसके आंखों में देख कठोरता से कहता है, मुझे बार बार लगता है तुम अब यहाँ नहीं आओगे, पर फिर तुम आ जाते हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? रेहान के सवाल को सुन उसके आंखों में शान देख कहता है, गलत कह रहे हो, मैं बार बार जाता हूँ पर आप मुझे जाने नहीं देते हो। याद नहीं नाना जी के सामने आपने क्या कहा था,
जब तक आपको क्लियर ना हो कि कंपनी में मैंने कोई घोटाला नहीं किया है तब तक मुझे यही रहना होगा आपके साथ, पर अगर आप चाहते हो मैं चला जाऊं तो ठीक है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को छुड़ा जाने को था, पर तभी रेहान उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब कर उसके हाथ से चाबी छीन उसे कार के पास ले जा कार का दरवाजा खोल कहता है, सही कहा, मैं नहीं चाहता हूँ तुम जाओ, और अब जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तुम कबीर के जगह काम करोगे ताकि मैं तुम पर अपनी नज़र बनाए रखूं। ये सुन शान उसे मुस्कुराते हुए देखता है, वही रेहान उसके हाथ को छोड़ कहता है, अंदर बैठो। तभी शान कहता है, कबीर भैया कार ड्राइव करते थे तो आपको नहीं लगता है कार मुझे ड्राइव करना चाहिए। ये सुन रेहान उसे कार का चाबी दे देता है तो वो ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है, वहीं रेहान दूसरे तरफ बैठ जाता है। शान फिर अपना सीट बेल्ट लगा रेहान की तरफ देखता है तो रेहान अपने कठोर आवाज में कहता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो तो अपने ऑर्डर वाले नज़र से रेहान सिंह ओब्रॉय को मत देखो, मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा। ये सुन शान कुछ नहीं कहता है और कार स्टार्ट कर देता है। तभी रेहान उसके तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे को फेर अपने मन में कहता है, मेरे इतने दर्द देने के बाद भी ये मेरे पास क्यों आता है। खुद से ये सवाल करने के बाद रेहान कहता है, जितने स्पीड में तुम कार चला रहे हो उतने में तो कछुआ भी आगे पहुंच जाएगा। ये सुन शान अपना मुंह बना उसे देखता है, फिर अपने कार के स्पीड को बढ़ा अपने मन में रोते हुए कहता है, मेरा रेहान किसी और लड़की के साथ नहीं सो सकता, मैं कार स्लो भी नहीं चला सकता, क्या करूं मैं। पूरे रास्ते सोचते सोचते पार हो जाता है और होटल आ जाता है। तभी रेहान कहता है, तुम मुझसे पूछे भी नहीं मुझे कहाँ आना है और मुझे यहाँ पहुँचा भी दिए। ये सुन शान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्सक्यूज दे। तभी रेहान उसके करीब जा कहता है, क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो या पुलिस के साथ मिले हुए हो और मेरे नाना जी के दोस्त का पोता बन मेरे काले दुनिया के राज को दुनिया वालों के सामने बाहर लाने का प्लान पुलिस के साथ कर रहे हो। रेहान की बातों को सुन शान झट से कहता है, आपको गलतफहमी हुआ है, आप शायद भूल गए होंगे, आपने ही तो मुझे बताया था। शान की बातों को सुन रेहान उसके गर्दन पर अपने हाथ रख कहता है, रेहान सिंह ओब्रॉय को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है बच्चे। रेहान से अभी शान को बहुत डर लग रहा था, वही शान के डरे चेहरे को देख रेहान अपने हाथ को उसके गर्दन से हटा उसके शर्ट के बटन पर चल जाता है और जैसे ही पहला बटन खोलता है तो शान झट से कहता है, आप मेरे शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हैं। ये सुन रेहान कहता है, ताकि मैं चेक कर सकूं, कुछ डिवाइस तो नहीं लगा है तुम्हारे बॉडी में जिससे हमारी बातें कहीं और पहुंच रही हो। ऐसा तो नहीं था, पर रेहान के ऐसा करने से शान घबरा बहुत गया था।